चलिए बेटा, चलिए सर, आज हम शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स। एक अच्छा चैप्टर। बेसिकली फाइनल अकाउंट्स क्या है? देखो, फाइनल अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे दो स्टेटमेंट्स आते हैं जो कंपलसरी। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। इसके अलावा तीसरा भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर वो मैंडेटरी नहीं है हर एक के लिए बनाना। पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो कंपलसरी। और इसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी आ जाता है अगर हम बात करें तो। इसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। पर इसमें अगर हम ओवरऑल टॉपिक्स की बात करें तो हमने इन सब टॉपिक्स की इसमें चर्चा करनी है। हमने P&L और बैलेंस शीट बनाना तो सीखना ही है। इसके साथ साथ प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, बोनस इश्यूज, मैनेजरियल रिव्यूज, तो ये हमारे यहां पर चर्चा का विषय रहेंगे। आइए, बात नहीं इधर देखें। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो तो इनकम स्टेटमेंट, वो एक पूरे साल का बनता है। तो इसलिए उसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर मतलब हुआ पूरे साल का, एंडेड का मतलब हुआ किस डेट को वो साल खत्म हुआ। जैसे एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसका मतलब साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2013 को और 2012 को, और समाप्त हो गया 31 मार्च 2013। ये एक साल का बनता है नॉर्मली 1 ईयर का। किसी किसी केसेस में कम या ज्यादा पीरियड का भी बना लेते हैं, पर नॉर्मल कोर्स में 1 साल का बनेगा। दूसरी चीज होती है हमारी बैलेंस शीट। पहले एक बार थोड़ा सा P&L के बारे में और बताता हूं। P&L बेसिकली में क्या बताता है? नेट रिजल्ट, या तो नेट प्रॉफिट हमने जो साल भर में कमाया है, या जो हमने लॉसेस साल भर में इंकर किए उसकी चर्चा करता है। पर अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है या स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन है। यानी हमें ये बताता है कि हमारी क्या पोजीशन है। यानी ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी इसके अंदर एसेट और लायबिलिटीज दोनों बताई जाती है। एसेट जो बिजनेस ओन करता है, ओन मतलब जिसका वो मालिक है, लायबिलिटीज जो वो ओ करता है, ओ मतलब जिसकी उसकी देनदारी। और ये ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ये साल भर का नहीं होता, ये पर्टिकुलर टाइम का होता है। तो इसलिए इसमें हम लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2013। तो अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से कोरिलेट करें तो ये जो है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब इसको आपको एक पीरियड के ऊपर बताना पड़ता है। और ये जो है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बताना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, फ्लो होता है जो एक पीरियड पे डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम क्या, आप छूटते ही पूछोगे सर कौन से महीने की, 6 महीने की, साल की। मैं कहूँ इस क्षण की बता दो, तो क्षण की थोड़ी होती है इनकम। आप बोलो महीने की बता दूंगा, साल की बता दूंगा, ये तो क्षण की थोड़ी होती है। मैं महीने की बता सकता हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात को। क्षण की कैसे बता दूंगा? मैं रात को 12 बजे पूछ रहा हूँ, 12 बजे तो आप कुछ काम ही नहीं करते, तो आप लोग मेरी तो इनकम जीरो है, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफाइन करना। तो वो तो आप एक पीरियड की बता। पर जब मैं एसेट लायबिलिटी की बात करूंगा तो वो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बताएं, क्योंकि एसेट लायबिलिटी तो सारा साल सेम थोड़ी रहती है। सोचो वो पूरे साल की कैसे बता सकते हो आप? मैं बोला पिछले साल आपके पास कितनी कारें थी, तो आप तो पागल हो जाओगे, लेट जाओगे। आपको सर कैसे बताऊं, जनवरी में 2 थी, फिर मैंने 1 खरीद ली, फरवरी में 3 हो गई, एक का एक्सीडेंट हो गया उसको बेच दिया, फिर 2 रह गई, एक में पंगा पड़ गया उसको बेच दिया, फिर वो 1 रह गई, फिर वो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मैंने एक नीली वाली खरीद ली, फिर 2 हो गई। अब ऐसे बताते रहोगे तो 6 महीने लग जाएंगे समझते हुए। तो यानी इसलिए बैलेंस शीट जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको डिफाइन करते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो फॉर ए पीरियड। तो इस चीज को आप समझें। तो प्रॉफिट एंड लॉस
आपको इनकम की जानकारी देगा और बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी की जानकारी देगा। पहले हम बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। ठीक है, आइए पहले थोड़ा लायबिलिटी की चर्चा करता हूं। लायबिलिटी साइड को हम मेन नाम दे देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एक्चुअली जो इक्विटी होती है यानी जो ओनर का पैसा होता है बिजनेस के लिए, वो भी लायबिलिटी। अकाउंट्स में लगता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स के अंदर अकाउंट और ओनर, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। खैर कंपनी के केस में तो दोनों अलग अलग लीगल एंटिटी भी होती है। जो कंपनी होती है ना उसमें वो कंपनी की अलग लीगल एग्जिस्टेंस होती है और शेयर होल्डर्स उसके अलावा होते हैं। पर जो पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है वहां पर लीगली वो अलग अलग नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में वो अलग अलग माने जाते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और कंपनी के केस में तो प्रैक्टिकली है ही अलग। यानी जैसे आप एक इंडिविजुअल है ना, ऐसे कंपनी भी एक इंडिविजुअल है। बस फर्क क्या है, आप ह्यूमन बीइंग है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको आपके मम्मी पापा ने जन्म दिया, उनके मम्मी पापा लॉ है, उनको लॉ ने जन्म दिया। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो इसको अगर हम देखें तो मोटे मोटे इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, और तीसरा करंट लायबिलिटीज। अगर हम मोटे मोटे डिवीजन करें तो चार हो जाते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड के दो डिवीजन हो जाते हैं। एक हो जाता है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स। ठीक, नॉन करंट लायबिलिटीज के मोटे मोटे तो दो ही होते हैं, पर मैक्सिमम इसके आप चार कर सकते हैं। पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसकी चर्चा ना फाइनल में करो, फिर भी हल्का हल्का मैं बता दूंगा। और तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो करंट लायबिलिटी है उनके क्लासिफिकेशन सेम है। पहला हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तीसरा हो जाएगा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और चौथा हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आपने देखा ये तीन तो सेम है। बीच में मैंने एक छोड़ दिया था जानबूझ के, वो हो जाएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। मेन तो ये है, पर इसके अलावा कुछ एक आप और इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक आ जाता है यहां पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब जिनकी एप्लीकेशन मनी आ गई पर आपने शेयर अलॉट नहीं की। और यहां पर आप एक तीसरा डाल सकते हैं, थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वैसे ये आपको ज्यादातर बैलेंस शीट्स में नहीं मिलेगी। इनका एक्चुअली दिखाने का लॉजिक है कुछ। अब ये सब बातें बुक में लिखी होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक हम अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा तरीका बताते थे पैसा डालने का। जैसे हमारा क्लाइंट है, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस में पैसा डालना चाहता है, कुछ दिनों के लिए। तो हम क्या करते थे, हम कहते थे भैया तो ऐसा कर कितना रुपया डालना है। बोला सर 25 लाख रुपए डालना है। मैंने कहा डाल दे, डाल दिया। एंट्री कर देते थे हम, बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। चाहे 100 शेयर दिखा दो, 100 शेयर कितने के हुए, 1000 रुपए के। उसने कितना डाला, 25 लाख। तो हम कहते हैं उसने 100 शेयर अप्लाई कर दिए, बाकी अमाउंट प्रीमियम के 24 लाख
99,000 रुपए प्रीमियम पे वो 100 शेयर लेना चाहता है। डायरेक्टर ने उसने अप्लाई कर दिया, पैसा कंपनी में आ गया, हमने उसको तसल्ली से यूज किया जितने समय यूज करना है। बाद में कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड मीटिंग भी दिखाते रहे कि चल रहा है, अभी सोच रहे हैं क्या करें, बाद में पैसे वापस कर दिए, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो इस तरह से मनी एंटर कर लेते थे बुक्स के अंदर और मनी को एग्जिट करा देते। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है ना, तो इसलिए इसको हाईलाइटेड कर दिया बैलेंस शीट में, ताकि ऐसा कुछ काम किया हो तो बैलेंस शीट में ऊपर से नजर आ जाए, बाकी शेयर होल्डर्स पूछ सके भाई ये किस बात के पैसे आते जाते रहते। इसी तरह तीसरा भी है शेयर वॉरेंट्स के, थोड़ा हाईलाइटेड फिगर्स है, पर नॉर्मली आपको ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आए। तो अब अगर आप देखें, हमने लायबिलिटी साइड के 3 हेड बनाए। एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसके मुख्यतः 2 पार्ट हो गए, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। फिर लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट का मतलब हो गया 1 साल से ज्यादा रहा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, डेफर्ड टैक्स आ गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। बिल्कुल सेम किसके लिए हो गया, करंट लायबिलिटीज के लिए, बस डेफर्ड टैक्स की जगह वहां जगह किसने ले ली, ट्रेड पेएबल्स ने, और बाकी सब चीजों के आगे क्या लग गया, शॉर्ट टर्म। तो ये मैंने आपसे डिस्कस करी एक्चुअल बैलेंस शीट की जो लेफ्ट हैंड साइड है। आप तो बैलेंस शीट टी फॉर्म में बनाते थे ना, अब टी में नहीं बनेगी, अब ऊपर नीचे बनेगी, लेफ्ट और राइट नहीं होगा। जिसको आप लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, लायबिलिटी साइड, वो इस तरह से आ जाएगी, और एसेट साइड इसके राइट में नहीं आएगी, इसके नीचे आएगी, राइट। इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर ये वही नाम आ गए जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके साथ की। फिर नोट्स, अब हम क्या करते हैं यहां पर ना, टोटल फिगर्स लिख देते हैं, उसका जो कंपोनेंट वाइज क्लासिफिकेशन होता है उसका एक नोट बना लेते हैं सेपरेट, जिसमें उसकी इंडिविजुअल आइटम्स को दिखा देते हैं। फिर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। अब जैसे ये बच्ची मेरे पास आई, बोली सर मेरे 90 मार्क्स आए हैं, अब मैं मुस्कुराऊं या क्या करूं, मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। नहीं समझे आप, कितने में से भी ये पता है 100 में से आए हैं, अभी भी मुझे समझ नहीं आएगा इसके लिए क्या बोलूं। अब मैंने पूछा बेटा पिछली बार कितने आए थे, सर पिछली बार 100 आए थे। मैं बेटा कोई मार्क्स है, अब सारा टाइम बातें करती रहती हूँ, चीखती रहती हूँ, शोर मचाती रहती हूँ, पढ़ती नहीं बिल्कुल आप, इसलिए आपके 10 नंबर कम आए। मेरा रिएक्शन ही हो गया। मैं बोला पिछली बार कितने आए थे, इसने बोला सर 45 आए थे। मैं बोला वेरी गुड, देखा आप कितनी एनर्जेटिक रहती हो, कितना ऊंचा ऊंचा बोलती हो, इसलिए आपके अच्छे नंबर आए। नहीं समझे, बोलती ऊंचा थी, कम हो गए तो क्या बोला, चीखती चिल्लाती रहती हूँ, और अगर ज्यादा हो गए तो बड़ी एनर्जेटिक हो, ये सब इसलिए आप ऐसी एनर्जाइज रहते हो। यानी जब तक हमें प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी, करंट ईयर परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए कंपनी के केस में 2 साल होते हैं, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, ताकि एज ए शेयर होल्डर आप इस साल को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। फिर मार्क्स तो चलो आउट ऑफ 100 होते हैं। अब कंपनी का